अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आईकॉम का ये लेक्चर नंबर 9 है और 135 पेज है इंग्लिश वालों का और उर्दू वालों का है 222। और ये हमने शुरू कर लिया था मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से इक्विलिब्रियम मालूम कर रहे थे, हम तवाज़न मालूम कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें जो डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये हर तकरीबन पेपर में आया होता है। ये 2 नंबर, ये आप अगर आप याद रखते हैं तो ये 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद काजेज़ ऑफ मोनोपोली के मोनोपोली बनती क्यों है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बट इट इज़ नॉट ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये नोट की फॉर्म में भी आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है और 5 नंबर का भी बन सकता है। फिर और इसमें से MCQs तो बन ही सकते हैं। जैसे मैं आपको MCQ बताऊं कि विच वन इज़ नॉट द कॉज ऑफ मोनोपोली, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, पेटेंट एंड कॉपीराइट, हैवी एंड कॉस्टली प्रोजेक्ट, और मैं बीच में लिख देती हूँ डिमांड सिचुएशंस, ठीक है। तो यही सिर्फ है जो कि कॉज नहीं है, बाकी सब कॉज हैं। अब फिर ये जो बायलैटरल मोनोपोली वाला है ना, ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बाज़ औक़ात ये सिर्फ बायलैटरल को डिफ़ाइन करने का आता है, बाज़ औक़ात आता है कि डिफ्रेंशिएट करें मोनोपोली और बायलैटरल मोनोपोली में। ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, ठीक है। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ टॉपिक है ये इतना डिमांड का मोनोपोली में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, और ये पूरा जो है ये जो 2 अप्रोचेज़ हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे 10 नंबर का, एंड इट इज़ एन FAQ, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके लिए ये आसान होगा। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच आप कर चुके हैं, आगे से हमने शुरू की हुई थी शॉर्ट रन में, फिर हमने की लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, नहीं ये लॉन्ग रन नहीं, एक सफ़ा आगे हो गया, ये वाला किया। फिर हमने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की, और फिर ये डायग्राम बनाई, इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आपके पास एक 10 नंबर का सवाल बन रहा है। फिर जो नेक्स्ट आ रहा है ना, डज मोनोपोलिस्ट अ फर्म ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि नोट लिखने को आ सकता है इसमें 5 नंबर का, ठीक है। ये 5 नंबर का नोट लिखने के लिए आ सकता है, और उसकी देखें रीज़न्स हैं कि जब आपको ख़तरा होता है स्टेट इंटरवेंशन का या इस तरह का, तो तब वो अपनी प्राइस के डाल। फिर हम ये भी पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ इसको पढ़ने के बाद हमारा लेक्चर 8 एंड हुआ था कि नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन मोनोपोलिस्ट को लॉस भी हो सकता है। ये जो क्वेश्चन है कि लॉस हो सकता है क्या उसे, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर बनाने को चाहे तो वो इसको एक नोट फॉर्म भी बना सकता है, एक पार्ट भी बना सकता है, ठीक है। 5 या 3 नंबर का, इसको 3 नंबर का पार्ट भी बना सकता है या नोट भी बना सकता है, ठीक है। इसको अब समझें कि अब आपने AC कर्व जो है इसको आपने AR से ऊपर रखना है, एवरेज रेवेन्यू से ऊपर रखा है आपने। इससे साफ पता चलता है कि वसूली कम है और लागत ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है बीच में शेडेड एरिया का, ये सारा लॉस को शो कर रहा है। OQFP, ये तो इसकी होगी ना वसूलियाँ, मसारिफ हो गए OQBC, उनको माइनस करें तो आपके पास PFBC, ये आपके पास लॉस एरिया आ जाता है, ठीक है। इसमें पाई जो है वो लॉस आ जाता है OQBC के बराबर है, लेकिन जो
ये वाला है PFBC, इसका लॉस है। अब ये है कि आपने इसका मतलब ये है कि एक मोनोपोलिस्ट लॉस भी उठा सकता है, ठीक है। और फिर इसके इस बाद नया जो टॉपिक आता है वो है लॉन्ग रन, कि मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में कैसे काम करता है। जो उर्दू वाले हैं उनकी भी बिल्कुल इसी तरह ही है, मुख्ततम लागत और AC इससे किया हुआ है। फिर है उनको बताया, लेकिन वो हुकूमत जब उसको नुकसान कब होता है, जबकि हुकूमत की तरफ से जो इंग्लिश वालों का बताया गया दखल अंदाजी हो, नेमुल बदल का ख़तरा हो, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो फिर वो उसको ना लॉस का भी सामना बाज़ात करना, अगर आपकी पॉलिसी उसने अपनाई हुई हो, ठीक है, डंपिंग पॉलिसी हो, कंज्यूमर्स यूनिटी कर लें, तो तब वो क्या करता है कि अपने आप को इधर ले आता है और नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाता है। AC को बिल्कुल AR के बराबर कर देता है नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन लॉस भी बाज़ात हो सकता है, जो हमने उधर इंग्लिश की बुक में आपने यही वाली डायग्राम देखी है, वो लॉस पर भी जा सकता है। लेकिन मोनोपोलिस्ट की क्योंकि और कोई उसका पैदावार का कोई नेमुल बदल नहीं होता, तो उसका ये लॉस ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता, कायम नहीं रहता, बल्कि ख़त्म हो जाता है और वो दोबारा प्रॉफिट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपोली। अब एक मोनोपोली फर्म जो है वो लॉन्ग रन में कैसे करेगी, वो लॉन्ग रन में उसके लॉन्ग रन में भी कोई नई फर्म कारोबार में नहीं आएगी, ना ही वो खुद, बल्कि वो अपना कारोबार खुद साइज़ में बढ़ा सकती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बना सकती है, मज़दूर ज़्यादा लगा सकती है। तो वो अपने एवरेज रेवेन्यू कर्व को देखेगी, जो कि उसका डिमांड कर्व है, उसके हिसाब से वो ना प्रॉफिट्स कमाएगी। अब देखिए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ लेस देन P। एवरेज कॉस्ट जो है लॉन्ग रन, ये वाला लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ लेस देन P। प्राइस ये है, ठीक है, AR पे जहाँ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखें। आपने अब इस बात को गौर से समझें, आपने इक्विलिब्रियम कहाँ पर आपका होगा, जहाँ पर कि आपका MR, देखिए ये MR है ना, मार्जिनल रेवेन्यू, इसने LMC को लॉन्ग रन, ये वाले लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को सबसे पस्त तरीन मुकाम पे इंटरसेक्ट किया। आपने इसे ऊपर बढ़ाया और एवरेज रेवेन्यू तक ले गए, एवरेज रेवेन्यू से यहाँ ले गए, तो ये आपकी Y एक्सिस पे प्राइस आ गई। याद रखिए कि इक्विलिब्रियम आपको यहाँ से वहीं से शुरू होगा जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करेंगे, उससे आप ऊपर कर बढ़ा के एक्सटेंड करके तो आप इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे। और आप देखेंगे कि और AC को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ये B पर लाइन ऊपर जाते हुए लग रही है, तो इसका मतलब LAC AR से कम है, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। आई रिपीट कि ये लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू है, ये लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है जो उसके नीचे नीचे रहती है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर जाने से पहले इंटरसेक्ट करती है, उसको पॉइंट को आप आगे बढ़ाएंगे AR तक, एवरेज रेवेन्यू तक, और उसको Y तक ले जाएंगे तो आपके पास प्राइस आ जाएगी। और LAC पर B पॉइंट जो है वो मसारिफ को जाहिर कर रहा है, कॉस्ट को। OQBC कॉस्ट हो गई, OQFP
वसूलियाँ हो गई, ठीक है। अब वसूलियाँ क्योंकि ज़्यादा हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो आपके पास आ गया PCBF, PCBF आपके पास। इट्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। अब ये आपके पास आ रहा है पैनल बी में। आप देखें कि लॉन्ग रन में हो सकता है एबनॉर्मल प्रॉफिट ख़त्म हो जाए, ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू आपने फ्लैटर बनाना है, चपटा सा, ठीक है, नीचे ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ उसकी तरफ शेप हो, तो आपने ऐसे बनाना है, और मार्जिनल रेवेन्यू को उसके नीचे रखना है। देखिए एवरेज रेवेन्यू ये है, फ्लैटर है, इसकी निस्बत इसका ज़रा सा उस तरह ज़रा सा उमूदी है, इसको आपने उसके नीचे रखना है, तकरीबन हाफ वे पर रखें, हाफ से थोड़ा पहले। और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ने इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इधर से आपने इसको बढ़ाया तो ये बिल्कुल LAC पर चला गया। तो OQFP कॉस्ट है, OQFP रेवेन्यू है, दोनों ये आपकी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, मोनोपली फर्म लॉन्ग रन में। यानी लॉन्ग रन जो है उसमें मोनोपली फर्म नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है और एबनॉर्मल भी कमा सकती है, या इसको हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। जबकि शॉर्ट रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, सुपर नॉर्मल कमा सकती है, और सम टाइम्स लॉसेस का सामना करती है। वो भी आपने जो वजूहात पढ़ी थी कि हुकूमत इंटरवेंशन करती है, कोई नेमुल बदल बन जाने का उसे ख़तरा हो, या उसने ज़्यादा चीज़ें पैदा कर ली हों तो वो डंपिंग करता है बाहर की मार्केटों में, लेकिन लोकल मार्केट में वो अपनी कीमत को गिरने नहीं देता, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं उसको मजबूर करती हैं थोड़ी देर के लिए लॉस बर्दाश्त करने के। लेकिन लॉन्ग रन में वो क्योंकि वो फ्री होता है और उसके पास वो अपने सारा प्लांट का साइज़, प्रोडक्शन कैपेसिटी, हर चीज़ बदल सकता है, तो वो अपनी डिमांड के हिसाब से और जितना उसने मुनाफा लेना होता है उस हिसाब से काम करता है। अब ये जो है बेटे, मैं अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको क्वेश्चन दूँ, लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनाऊँ कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर मोनोपली बताइए, तो मैं आपसे डिमांड करूँगी कि आप ये ऊपर वाला लिखेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह बढ़ा सकता है। फिर आप ये डायग्राम बनाएं, इससे एक्सप्लेन करें, और ये डायग्राम बनाएं और इसे एक्सप्लेन कर दें। और मैं इसके साथ मैं इसको इस तरह करूँगी कि मैं इसके 7 नंबर कर दूँगी, ठीक है। और जो ये है ना, साथ में इसके एक नोट बना दूँगी, वेलफेयर इफ़ेक्ट्स ऑफ मोनोपली। ये मोनोपली से क्या फ़ायदे क्या हासिल होते हैं, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ मिलती हैं, जो आपने अंदरूनी और बैरूनी बचतें पढ़ी थी ना, वो हासिल होना शुरू होती हैं। प्राइस स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि वो एक ही होता है, वो अपनी प्राइस को स्टेबल रखता है। इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो होती है उस देखती है कि इसके पैसे बढ़ रहे हैं तो वो उनके ऊपर इनकम ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी वगैरह लगा दें। रिसर्च एंड इनोवेशन, वो क्या करता है कि उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं, क्योंकि वह नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा होता है आम तौर पर, तो वो फिर ना रिसर्च, डिस्कवरियों और इनोवेशन पर पैसे लगाता है और मुख्तलिफ़ इदारों से रिसर्च करा के अपनी प्रोडक्ट को चीप बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काम करता है, रिसर्च करवाता है और उसको इस्तेमाल करता है, तो उसकी कॉस्ट और प्राइस वगैरह बेहतर हो जाती है। फिर इकोनॉमी इन एडवर्टाइजिंग, फिर उसको क्योंकि अगर जैसे साबुन की कंपनियां बेशुमार हैं, वो सारी इश्तिहारबाजी करती रहती हैं, मोबाइल कंपनियां बेशुमार हैं, वो इश्तिहारबाजी करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि ये अकेला और तन्हा है, इसे इश्तिहारबाजी की ज़रूरत ही नहीं, तो उसको एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बचत होती है। अब ये आपके पास आ गया कि आपने ये करना है। और उर्दू वाले इसको देखें कि तवील अरसे में जा रहा था उन्होंने, फर्म का तवाज़ुन बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कि इसमें था। आपने देखा है ये वही 2 डायग्राम्स हैं, एक में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल कमा रही है और एक में वो बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। और बेटे आप लोगों के जो बुक है ना, इसमें मोनोपली के फ़वाइद
और मोनोपोली के नुकसानात जो कि इंग्लिश की बुक में हैं वो उर्दू की बुक में नहीं है, इस वजह से आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। हमने वेलफेयर इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े थे जिनके फ़वाइद हैं मोनोपोली के, लेकिन अब हमने पढ़ना है कि इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ इनएफिशिएंसीज और ईवल्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के नुकसानात क्या हैं, जारादारी के नुकसानात क्या हैं। सबसे पहला तो ये है कि इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब प्राइस जब भी आप ग्रेटर दैन एमसी रखेंगे तो आउटपुट लेस दैन पोटेंशियल एफिशिएंसी होगी, ठीक है। जैसे कि आपने मुकम्मल मुकाबला में देखा था कि प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व एक ही था और वो उसको एसी जो था वो टेंजेंट होता था, तो उधर कोई भी आपके पास प्राइस जो होती थी वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती थी, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती। अब यहाँ इसमें प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ऊंची है, इसका मतलब है कि आप आउटपुट कम रख के या सप्लाई कम रख के प्राइस ज़्यादा चार्ज करें। उससे ये होगा कि कंज्यूमर्स जो हैं उनको आप जो जितने भी वसाइल हैं ना, आप उनका इनएफिशिएंट या ऑप्टिमम इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैक्सिमम इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसने जानकर कम रखी हुई है, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एज अंडर perfect competition in the following diagram AR and DR. Marginal cost curves above part of point E represent supply curve. अब आप देखें कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो ऊपर वाला पार्ट है वो इसकी जाहिर कर रहा है कि ये, इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इतना लिखना है कि इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और ये 5 नंबर का सवाल नोट भी बन सकता है, यानी किसी बड़े सवाल, एक सवाल का हिस्सा बन सकता है, और या फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो है 10 नंबर का ये नहीं बन सकता, बल्कि ये मैंने लेक्चर नंबर 10 लिखा हुआ, ठीक है। और ये पेज नंबर 137 पे है। उर्दू वालों की बुक में इनएफिशिएंसीज या ईवल्स और वेलफेयर इफ़ेक्ट नहीं दिए हुए, आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, उर्दू वालों को मैं कह रही हूँ। अब मोनोपोलिस्ट की अप्रोच क्या होती है कि वो चाहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट पॉइंट ई, वेयर क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू और प्राइस ओ पी है, लेस आउटपुट और हाई प्राइस। आप लिखेंगे कि मोनोपोलिस्ट चाहता है कि लेस आउटपुट और हाई प्राइस रखें, लेकिन सोशल वेलफेयर अप्रोच क्या है कि मोर आउटपुट हो, लो प्राइस हो। तो ये क्लैश आता है, इसकी वजह से ईवल है इसमें कि ये लेस आउटपुट रख के हाई प्राइस चार्ज करता है, तो कंज्यूमर जो होते हैं वो एट लॉस होते हैं या नुकसान में रहते हैं। नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के पास और कोई कमोडिटी ही नहीं है, वो किसकी तरफ जाएंगे। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, जो दिल करता है उतने टैक्स लगाते हैं, चार्जेस करते रहते हैं, या पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर आए दिन कीमतें बढ़ती रहती। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्योंकि वो अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है तो रफ्ता रफ्ता उसके पास बेशुमार इनकम और वेल्थ जमा हो जाएगी। और आपको पता है जब वेल्थ और इनकम ज़्यादा जमा हो जाए तो वो आपको पावर भी देती है। जब वो पावर देती है तो रिच और पुअर का गैप बढ़ा देती है और वो मज़ीद एक्सप्लॉयटेशन करता है। उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो फिर पूरी मार्केट में अपनी प्राइस उससे भी ऊंची रखता है। फिर उसके पास इतनी पावर होती है कि वो नई किसी भी फर्म को नहीं आने देता, ठीक है। अब आप इसकी एग्ज़ाम्पल सादा से समझें कि पाकिस्तान में जब कोयला और पेट्रोल से बिजली बनाने के कारखाने बेनज़ीर के पहले ज़माने में लगाए गए, उस वक्त भी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में पानी और इतने ज़्यादा आपका यह पहाड़ी इलाका है, आप वहाँ पर छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे टरबाइंस लगाएं और बिजली पैदा करके बेचें। तो आप पेट्रोल क्योंकि बहुत महंगा है और हर वक्त इसका मसला बना रहता है तो इस पर ना लगाएं। लेकिन दे डिडंट हियर टू द सेन वॉइसेस, उन्होंने
ऐसी आवाज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी। वो अपने कमीशन वगैरह के पीछे गवर्नमेंट्स रहती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुआहदे किए, और उससे ये है कि वो न सिर्फ ये कि उन्होंने महंगी बिजली वो बेचते रहे पिछले 30 साल से पाकिस्तानियों को, बल्कि लोड शेडिंग भी करते रहे। और नंबर 3 जो उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है इन कंपनियों ने, वो ये है कि उन्होंने जो पाकिस्तान में इतने बड़े कोयले के ज़खायर हैं, या पानी पर जो कुछ हम डैम बना सकते थे, या हवा से बना सकते थे, या सोलर से बना सकते थे, उन सब में भी उन्होंने बिल्कुल पेशरफ्त नहीं होने दी, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिश्वत दे के या जिस तरह भी उन्होंने उन सब में काम को रोकी रखा कि अवाम सिर्फ हमारे आगे ही आजिज़ रहें या हमारे ही हाथों एक्सप्लॉइट हों। तो वो डिस्करेज करते रहे नई एंट्री को, हर तरह की नई एंट्री को, चाहे सोलर हो, विंड हो, किसी तरह। तो अब होपफुली देखें इनकी मोनोपोली टूटने के करीब है, और ये ज़ोर तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस करना ही बहुत महंगा हो गया। ठीक है।